Welcome back. In this particular video, I am going to discuss the most important questions of the unit database query using SQL for Informatics Practices Class 12 Term 2 Examinations. And I think ये सारे questions आपको definitely आने चाहिए because I don't think इन questions के अलावा या इन questions का जो pattern के अलावा कुछ और Term 2 में होने वाला है. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल. और एक और इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको आईपी या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी तरह के नोट्स चाहिए, किसी भी तरह के वर्कशीट्स चाहिए, किसी भी तरह के सॉल्यूशंस चाहिए, सुनीता अरोड़ा टेक्स्ट बुक की या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, या मॉक टेस्ट आपको देना है या क्वेश्चन पेपर चाहिए, सैंपल पेपर चाहिए, ये सारी मेरी वेबसाइट्स में अवेलेबल है. www.techtipnow.in पे जाके इन सारे मटेरियल्स को प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज्ड विथ वेल सेलेक्ट स्टेटमेंट, हैविंग स्टेटमेंट, वेयर स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव. Well, first of all, what is this aggregate function? We all know that it is considered as, multiple row function. तो बेसिकली मल्टीपल रो फंक्शन का काम क्या रहता है कि ये मल्टीपल रो को ऑपरेट करता है और आपको एक सिंगल आंसर प्रोवाइड करता है. तो एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं वो बेसिकली सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं या हैविंग क्लॉज के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं. वेयर क्लॉज के साथ हम कभी भी एग्रीगेट फंक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते बिकॉज वेयर का काम होता है डेटा को फिल्टर करना, जबकि एग्रीगेट फंक्शन पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है और उसकी बेसिस पे एक रिजल्ट हम फाइंड आउट करते हैं. तो यदि आपको रिजल्ट डिस्प्ले करना है तब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं. और हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल या हैविंग क्लॉज में जब हम एग्रीगेट फंक्शन को इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो जब आप ग्रुप बाई क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं और उसकी बेसिस पे जो रिजल्ट आपके पास आता है उस रिजल्ट को फर्दर फिल्टर करने के लिए हम हैविंग क्लॉज में एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. It is asking that length is a numerical function. Well, it is absolutely wrong. तो इसका जो correct answer होगा that is false. Because जो length function है, it is basically known as what your text function, क्योंकि length जो होता है किसी भी given string के total number of characters को क्या करता है, को count करके आपको return करता है. So this is the answer of this question. Let's move to the next question now. Here it is asking that Shubhra is using a relation store with following attributes. शुभ्रा एक टेबल का प्रयोग कर रही है दैट इज स्टोर टेबल, और इस स्टोर टेबल में कुछ फील्ड्स हैं लाइक आईडी, नेम, ब्रांड, क्वांटिटी एंड प्राइस. नाउ शी वांट टू डिस्प्ले लोवेस्ट प्राइस ब्रांड वाइज एंड फॉर दैट शी रोट सेलेक्ट ब्रांड कॉमा मिनिमम प्राइस फ्रॉम स्टोर. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसे या शुभ्रा को लोवेस्ट प्राइस हर एक ब्रांड के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करनी है और उसके लिए जो क्वेरी उसने लिखी है दैट इज सेलेक्ट ब्रांड कॉमा मिनिमम प्राइस फ्रॉम स्टोर. तो यहां पे क्लियरली आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्रांड वाइज, और ब्रांड वाइज का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं यहां पर ग्रुप बाई क्लॉज मिसिंग है, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट ब्रांड करेंगे और मिनिमम प्राइस करेंगे इसका मतलब ये हो रहा है कि सपोज आपके टेबल में 10 रिकॉर्ड हैं, इसके लिए 2-3 ब्रांड्स का इस्तेमाल किया गया हो एबीसी, तो इन ओवरऑल 10 रिकॉर्ड्स में जो सबसे लोवेस्ट रेट होगा या लोवेस्ट प्राइस का जो ब्रांड होगा वो, और वो लोवेस्ट प्राइस को ये क्वेरी एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देगा. जब ब्रांड वाइज की बात हो रही है मतलब ए का सबसे ए ब्रांड का लोवेस्ट प्राइस क्या है, बी का लोवेस्ट प्राइस क्या है, सी का लोवेस्ट प्राइस क्या है, तो यहां पर इस इंडिविजुअल ब्रांड के अकॉर्डिंग अगर मिनिमम प्राइस डिस्प्ले करना चाहती है शुभ्रा तो उसके लिए उसे ग्रुप बाई क्लॉज का इस्तेमाल करना होगा. और उसके लिए जब इस क्वेरी को हम लिखेंगे सो वी विल राइट लाइक सेलेक्ट, देन वी विल राइट ब्रांड, कॉमा लगा के आप डालेंगे मिनिमम, एंड इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, देन द नेम ऑफ टेबल जहां से हम इसे एक्सेस कर रहे हैं सो दैट इज माय स्टोर टेबल, एंड यहां पर फिर हम लिख देंगे ग्रुप बाय बिकॉज हमें ब्रांड वाइज ग्रुपिंग करनी है सो वी कैन सिंपली राइट दिस टू ब्रांड. जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो शुभ्रा को इसका करेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा. एक बात हमेशा आप ध्यान रखें कि कहीं भी ग्रुप बाई क्लॉज का अगर इस्तेमाल करना हो या इस तरह के क्वेश्चन है तो वहां पर आपको ये हिंट मिल जाएगा कि आपको कोई एक पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, चाहे वो लोवेस्ट प्राइस हो, चाहे हाईएस्ट प्राइस हो, चाहे एवरेज प्राइस हो या टोटल प्राइस हो, लेकिन उसके साथ में लिखा होगा ब्रांड वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज, समथिंग वाइज कुछ लिखा होगा. इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहां पर ग्रुप बाई
इस्तेमाल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट फॉर गिवन टेबल क्लाइंट, दिस इज माय क्लाइंट टेबल, राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नेम विद इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिटी। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो डिस्प्ले करना है ऑल रिकॉर्ड्स, तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट वी कैन राइट सेलेक्ट ए स्टार फ्रॉम माय टेबल नेम दैट इज माय क्लाइंट। इसके बाद में ये बोल रहा है कि आपको ऑर्डर वाइज डिस्प्ले करना है। ऑर्डर वाइज डिस्प्ले इन द सेंस जब आपको डेटा अरेंज करना हो आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, सो उसके लिए जो क्लॉज हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर ऑर्डर बाय क्लॉज। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि हमको दो लेवल्स पे इस पे सॉर्टिंग करनी है, पहला तो नेम के हिसाब से और दूसरा यू कैन से सिटी, बट इट इज सेइंग दैट कि विद इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिटी नेम आना चाहिए। इसका मतलब पहले आप असेंडिंग ऑर्डर करेंगे सिटी का, सो ऑर्डर बाय सिटी, देन उसके बाद उसके अंदर में जो उसके नेम्स होंगे उन्हें हम करेंगे कॉमा नेम, देन डिसेंडिंग ऑर्डर चूंकि ये कह रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे DESC एंड देन पुट दिस सेमीकोलन। जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे ऑटोमेटिकली यू विल सी कि जब इसे ये डिस्प्ले करेगा तो सबसे पहले सिटीज जो होंगी वो असेंडिंग ऑर्डर में आएंगी, लाइक बॉम्बे, देन दिल्ली, देन मद्रास, देन कोलकाता, एंड इसके बाद में जो नेम होंगे उनकी बेसिस पे ये सॉर्टिंग हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट इफ str इक्वल टू टेक टिप नाउ, और आप देखें यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग है जिसमें कि उसके एंड पे 3-4 स्पेसेस हैं। इट इज सेइंग दैट आपको एक एसक्यूएल कमांड यहाँ पे इस्तेमाल करना है डिस्प्ले करने के लिए उसी स्ट्रिंग को विदाउट स्पेसेस, मतलब स्पेसेस को हमें यहाँ से रिमूव करना है। सो देयर इज ए मेथड कॉल्ड, एक टेक्स्ट मेथड होता है जिसे हम जानते हैं ट्रिम के नाम से। इसी के दो वर्जन और होते हैं, दैट इज ltrim और एक होता है rtrim। इनका हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसेस को रिमूव करने के लिए। यदि आप ट्रिम की बात करें तो ट्रिम जो होता है ये जो भी स्पेसेस होते हैं उनको बोथ साइड से रिमूव करता है। ltrim जो होता है दैट इज लेफ्ट ट्रिम, तो ये लेफ्ट साइड के जो स्पेसेस होते हैं उनको क्या करता है, रिमूव करता है। और rtrim जो होता है ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड दैट ये राइट साइड के स्पेसेस मींस जो स्ट्रिंग है उसके राइट साइड के या एंड पार्ट के जो स्पेसेस होते हैं उन्हें रिमूव करता है। सो इसकी बेसिस पे नाउ वी कैन राइट दैट कि हम सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, हम यहाँ पे लेंगे चूंकि यहाँ पे राइट साइड के स्पेसेस हैं, सो वी कैन राइट rtrim एंड इसके बाद ब्रैकेट में हम चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा वेरिएबल str है, सो वी कैन राइट दिस str देन पुट दिस सेमीकोलन और हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। एक बात और, हम यहाँ पे चाहें तो सेलेक्ट ट्रिम भी लिख सकते हैं, बिकॉज ट्रिम लगाएंगे तो चाहे लेफ्ट राइट हो या दोनों हो उन पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बोथ आर राइट बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले rtrim का ही इस्तेमाल करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट वेयर एंड हैविंग क्लॉज कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन सेलेक्ट क्वेरी। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एनी टेबल एंड इसके बाद में हम लिखते हैं वेयर XYZ जो भी कंडीशन होती है, देन उसके बाद में वी ऑल नो दैट कि जब हम हैविंग क्लॉज की बात करते हैं तो ग्रुप बाई अगर हमने कोई एक्सप्रेशन डाला या कोई फील्ड नेम ली उसके बाद में हम यहाँ पे हैविंग डालते हैं और एक्सप्रेशन लिखते हैं। आने वाले कुछ कमिंग क्वेश्चंस में वेयर और हैविंग के डिफरेंसेस को हम देखेंगे, मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो होता क्या है कि वेयर जो होता है इट्स अ प्री फिल्टर और हैविंग जो होता है इट इज पोस्ट फिल्टर। पोस्ट फिल्टर का मतलब ये है हमारे पास ये रिकॉर्ड्स हैं, इन रिकॉर्ड्स को हमने पहले वेयर में पास किया। यहाँ पे अगर ये 5 रिकॉर्ड हैं, इसको हमने जब वेयर से पास किया तो ये इसने फिल्टर करके 3 रिकॉर्ड्स दिए। इस पे हमने ग्रुप बाई अप्लाई किया तो एक सिंगल रिजल्ट हमको सपोज मिलता है या 2 रिजल्ट हमको यहाँ से मिलते हैं। फर्दर इसे फिल्टर करना है तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हैविंग लगाते हैं, और हैविंग भी फर्दर इस रिजल्ट को फिल्टर करके आपको एक फाइनल आंसर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब अगर आप वेयर को यहां ले जाएं और हैविंग को यहां ले जाएं, मतलब इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें, तो क्या ये वर्क करेगा? सो आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब वेयर एंड हैविंग क्लॉज कैन बी यूज इंटरचेंजेबली, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट
predict the output for given SQL code, select round. राउंड के अंदर में मॉड मेथड है, यहाँ पे इसने बोला 48.56 एक वैल्यू है, सो मॉड मेथड के अंदर में दिस इज व्हाट योर डिविडेंड एंड कॉमा लगा के अगला जो पावर में है दैट इज एक्चुअली योर डिविजियर. सो होगा क्या, इट विल बी लाइक 48.56 डिवाइडेड बाय पावर ऑफ 2 का 3. सो 2 into 2 into 2 इक्वल टू 8. तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी 0.56. सो अगर आप फर्दर इसे लिखें तो इट विल बी लाइक राउंड 0.56. और जब ये इसको फाइनल फिगर में राउंड करेगा तो 0.5 से चूंकि ये ज्यादा है, इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी 1. आइए इसे एक बार MySQL पे एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं. ऑलराइट, सो यू ऑल कैन सी दिस इज माई MySQL क्लाइंट. चलिए मैं इस कोड को यहाँ पे लिख देता हूँ. सो दिस इज व्हाट माई कोड जो अभी हमने देखा. अगर मैं एंटर करूं सो यू ऑल कैन नोटिस दिस इज शोइंग you 1. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हियर इट इज सेइंग दैट ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ दीज फंक्शंस. सो यू कैन से द फर्स्ट इज व्हाट योर राउंड, देन लेंथ, देन नाउ एंड द काउंट. इन शॉर्ट, राउंड अभी हमने देखा जस्ट इस क्वेश्चन में कि किसी भी नंबर को, रियल नंबर है, उस रियल नंबर को ये होल नंबर पे कन्वर्ट करता है, मतलब इट इज यूज टू राउंडिंग ऑफ ए नंबर. देन लेंथ इज बेसिकली यूज टू काउंट टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. देन नाउ मेथड डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम, एंड काउंट इज बेसिकली यूज टू काउंट नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन अ टेबल. नाउ चलिए इसे डिटेल में एक बार समझ लेते हैं. So first of all, I am going to discuss about round method. It rounds and display a number to the number of decimal places specified. The syntax is you can see the round. कि जिस नंबर को राउंड करना है या किसी फील्ड की वैल्यू जिसे हमें राउंड करना है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं. देन कितने डेसिमल प्लेसेस में उसे राउंड करना है हम उसे भी मेंशन करते हैं. जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, मैंने डाला राउंड. अगर मैं यहाँ डालता हूँ 43.4689 एंड इसके बाद कॉमा लगा दूं 2 डेसिमल प्लेसेस, तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे दिस विल शो यू 43.47. नाउ ये तो पॉजिटिव नंबर है, आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, लाइक यू कैन टेक इट टू सेलेक्ट राउंड. इफ सपोज आई टेक 2367.89, इफ आई टेक दिस टू -1, सो -1 का मतलब 10th प्लेस. सो 10th प्लेस का मतलब ये हुआ कि -1 मतलब नियरेस्ट 10. सो अगर आप इस 2367.89 को देखें तो इसका नियरेस्ट 10 जो होगा 67 के बाद 70 आ रहा है, सो दिस विल शो यू 2370. अगर इस केस में अगर हम इसे -2 कर देते, सो नियरेस्ट 10 का मतलब -1 मतलब फर्स्ट 10, -2 मतलब सेकेंड 10, दैट इज 100. सो अब इस सिचुएशन में जब ये -2 हो गया तो नियरेस्ट 100 की ये बात करेगा, तो 2367, तो नियरेस्ट 100 जो होगा इसका दैट विल बी 2300. So this is how we all can calculate the result using this round method. और आप चाहें तो इसे किसी फील्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं. लाइक अगर आप लिखते हैं select round एंड इसके ब्रैकेट में जाके अगर मैं यहाँ पे फीस को पास कर दूं और कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये सारे नंबर को कंप्लीट होल नंबर में कन्वर्ट कर देगा. So the result would be like 7000, then say 8000, then 24,000 and so on. So this is how we can understand answer of this question. So this is how we can understand this function. The next function is obviously the length function. It is a text function first of all, and as I said it is used to count and return total number of characters of given string. तो यहाँ पर सिंपली हमें स्ट्रिंग को पास करना होता है. अगर आप लिखते हैं select और उसके बाद यदि आप डालते हैं length और length के अंदर जाके अपना पास किया hello, so this will produce you 5. इसी तरह से यदि आप लिखते हैं select और मैंने यहाँ पे length लिया और length के अंदर जाके मैंने m name डाला और लिख दिया from my table name, suppose this is member table, और जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे so this will count all these characters हर एक रो का और उसे ये रिटर्न कर देगा. so this will be like 8, then 7, then again 8 and so on. So this is your length function. अगला जो function है that is your count. So again it is understood by us that count is basically an aggregate function. Now aggregate function जो multiple rows को accept करता है, multiple rows को count करता है, उनकी values को count करता है
और आपको फाइनली एक सिंगल आंसर प्रोवाइड करता है। सो द काउंट मेथड बेसिकली काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन टेबल। नाउ द थिंग इज दैट कि जो काउंट मेथड होता है ये सबसे पहले तो इसके अंदर जो एक हम कॉलम पास करते हैं, जैसे यदि मैंने लिखा काउंट, इसको मैं पहले ले लेता हूं सेलेक्ट, देन इफ यू टेक दिस टू काउंट और इसके ब्रैकेट में जाके यदि आप एक फील्ड को पास करें, से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया ऑथर एंड द नेम ऑफ माय टेबल दैट इज बुक, एंड जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो काउंट मेथड क्या करेगा, इस कॉलम को सबसे पहले सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद इसमें जो भी अवेलेबल रोज हैं उनको ये काउंट करेगा, लेकिन काउंट करते समय वो चेक करेगा कि अगर किसी पर्टिकुलर रो में उसकी वैल्यू नल है तो वो उसे इग्नोर करेगा, उसे काउंट नहीं करेगा और उसकी बेसिस पे ये फाइनल रोज काउंट करके आंसर देगा। तो प्रेजेंटली चूंकि इसमें कोई भी रो नल नहीं है, इसलिए यहां पर जो इसका आंसर होगा दिस विल बी 3 + 3 = 6। लेट सपोज अगर ये पामर की जगह यहाँ पे नल होता, आई होप आपको ये विजुअल सही तरीके से ना हो, बट मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। लेट सपोज इट इज हियर नल, और उस सिचुएशन में अगर ये इसका रिजल्ट काउंट करता तो ये होता 3, 4 एंड 5, तो द आंसर वुड बी 5। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट फंक्शन इज नाउ मेथड। So it is simply used to display current date and time. So अगर आप इसे लिखते हैं, say for example select, then if you write now, and जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो डेट और टाइम ये दोनों को डिस्प्ले कर देगा। एक बार इसे MySQL पे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसका जो रिजल्ट होता है उसका फॉर्म कैसा होता है। So this is my MySQL client. I simply write what this select then now, and इसके बाद जब आप इसे एग्जीक्यूट करें तो आप देखें ये पहले आपको पूरी डेट डिस्प्ले कर रहा है, देन फर्स्ट ईयर, then month, then date, then hour, then minute, then what your second. So this is how we can get the answer of this question. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Here it is asking that consider the string take tip now and write SQL command to display position of the substring tip in the given string. मतलब पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास ये स्ट्रिंग दी हुई है, इसमें ये जो टेक टिप नाउ है, आई मीन टिप जो स्ट्रिंग दी है यहाँ पे सब स्ट्रिंग, इसकी हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट ऑकरेंस। तो इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड INSTR। तो INSTR या इन स्ट्रिंग मेथड जो होता है, किसी भी गिवन स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग की फर्स्ट ऑकरेंस को या उसकी जो पोजीशन होती है उसे डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ टेक टिप नाउ को, कॉमा लगा के जो सब स्ट्रिंग हमें जिसकी पोजीशन हमें निकालनी है उसे हम पास करते हैं, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हम लिख देते हैं सेलेक्ट। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हमें मिल जाएगा। सो इट विल बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड द फिफ्थ, सो द आंसर विल बी 5। अगला जो क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट द लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग, कि किसी भी गिवन स्ट्रिंग के लास्ट के कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर राइट। राइट के अंदर अगेन आप पास करते हैं टेक टिप नाउ। तो कितने लास्ट के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको डिस्प्ले करने हैं वो आपको मेंशन करने होंगे। सो आई विल टेक दिस टू 3 एंड फिर ऑब्वियसली हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे सो दिस विल सिंपली शो यू व्हाट नाउ। एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो हियर यू कैन सी आई हैव रिटन दिस सेलेक्ट INSTR टेक टिप नाउ, देन ब्रैकेट में टिप, देन कॉमा लगा के टिप जिसका हमें पोजीशन फाइंड आउट करना है। सो हियर इट इज शोइंग अस 5। इसी तरह से जो दूसरी क्वेरी है, आई हैव टेकन दिस सेलेक्ट राइट टेक टिप नाउ कॉमा 3। अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो आप देखें यहाँ पर आंसर कुछ इस तरह से नाउ के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हुई कि किस तरह से हम इन दोनों के लिए क्वेरी लिख सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज योर सुजॉय हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग SQL, हेल्प हिम इन अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शन, देन काउंट स्टार एंड काउंट। चलिए इन्हें एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शन। वेल, सबसे पहले तो सिंगल रो फंक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि सपोज दैट कि अगर किसी भी सिंगल रो फंक्शन को आप लें, अगर हम उसमें से फॉर एग्जांपल 3 रोज को पास करते हैं या 4 रोज या जितनी भी नंबर ऑफ रोज को पास करें,
तो उसके जो आउटपुट होते हैं उसमें भी आपको सेम नंबर ऑफ रोज रिटर्न होती है। इसका मतलब ये है कि जो सिंगल रो फंक्शन है वो इंडिविजुअल रो को मैनिपुलेट करता है, ऑपरेट करता है, उस पर अपना ऑपरेशन इंप्लीमेंट करता है और उसकी बेसिस पे उस रो को रिटर्न करता है। एंड मल्टीपल रो फंक्शन के केस में थोड़ा सा केस डिफरेंट होता है। यहाँ पे अगर आप से फॉर एग्जांपल मल्टीपल रोज को पास करें, लेकिन जो इसका आंसर होता है वो फाइनली एक सिंगल आंसर होता है, सिंगल रो होता है, मतलब आपने मल्टीपल रो पास की, उसको वो मैनिपुलेट करके आपको एक सिंगल वैल्यू या सिंगल रो रिटर्न करता है। So this is what the first difference, that it returns single result for each row when applied to a table, and जब मल्टीपल रो की हम बात करते हैं so it returns single result by grouping all rows of table when applied. So ये तो बात हुई कि जो आइडियल डिफरेंस है that is single row versus multiple row function. बेसिकली मल्टीपल रो फंक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा यहाँ पर हम एग्रीगेट फंक्शन को एज ए मल्टीपल रो फंक्शन कंसीडर करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब आप जानते ही हैं, जैसे सम की हम बात करते हैं, काउंट की हम बात करते हैं, मैक्स की बात करते हैं, मिनिमम की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं। लेकिन जो अदर फंक्शंस हैं जैसे स्ट्रिंग फंक्शन है, न्यूमेरिकल फंक्शंस हैं, डेट टाइम फंक्शन है, ये सारे हम बेसिकली सिंगल रो फंक्शन के अंतर्गत रखते हैं। और जो सिंगल रो फंक्शन होते हैं ये आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर क्लॉज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशनली यदि कभी कोई डाटा फिल्टर करना हो। लेकिन जब आप मल्टीपल रो फंक्शन की बात करते हैं तो हमेशा इसका इस्तेमाल हम ग्रुप बाई क्लॉज के साथ ही करते हैं। मींस जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं वो हमेशा ग्रुप बाई क्लॉज में इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके साथ साथ चूंकि हैविंग क्लॉज भी होता है, अगर हमें लिखना है तो हम हैविंग क्लॉज को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बट हैविंग क्लॉज अगेन चूंकि ग्रुप बाई के साथ इस्तेमाल किया जाता है इसलिए हमने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। सो दीज आर सम डिफरेंसेस यू ऑल कैन फाइंड आउट। सो अगला जो हमारा डिफरेंस फाइंड आउट करने का क्वेश्चन था दैट वाज बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार। वेल काउंट एंड काउंट स्टार, अगेन यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई है कि इट शुड बी एक्चुअली काउंट स्टार एंड इट इज एक्चुअली योर काउंट। एक्चुअली देखिए स्टार का मतलब होता है ऑल दी कॉलम्स, तो जो काउंट स्टार मेथड होता है ये आइडियली क्या करता है, ये सारे ही कॉलम्स को सिलेक्ट करता है पहले, एंड फिर उसके बाद में जितने भी टोटल नंबर ऑफ रोज आपके टेबल में होते हैं, भले उसमें नल हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे टोटल नंबर ऑफ रोज को क्या करता है, किसी भी गिवन टेबल के रिटर्न करता है। काउंट मेथड जो होता है आइडियली हम जानते हैं कि जब भी आप काउंट को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हम एक वेरिएबल फील्ड नेम को पास करते हैं। तो जो भी फील्ड नेम आप पास कर रहे हैं, मतलब जो किसी कॉलम की नाम को आपने पास किया, तो ये सिर्फ उस सिंगल कॉलम को पहले सेलेक्ट करता है, फिर उस कॉलम में आने वाली जितनी भी नंबर ऑफ रोज होती हैं उनको वो काउंट करता है। तो ये तो हुआ कि ये सारे कॉलम को सेलेक्ट करता है, देन काउंटिंग करता है रोज की, और ये सिंगल कॉलम जो हम मेंशन करते हैं उसको ये कंसीडर करता है। बट द मेजर डिफरेंस इज व्हाट कि काउंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी रो में नल वैल्यू है या नहीं है, तो सभी को सेम ट्रीट करता है और आप सभी को काउंट करके आंसर आपको रिटर्न करता है। जबकि काउंट मेथड जो होता है वो नल वैल्यूज को हमेशा इग्नोर करता है, इन द सेंस वो कभी भी काउंटिंग में उन्हें इंक्लूड नहीं करता है। सो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन काउंट वर्सेस काउंट स्टार। से फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप देखें एक टेबल हमने बनाया हुआ है। नाउ इस टेबल में सपोज ये एक स्टूडेंट टेबल या सप्लायर टेबल है। अगर आप सिंपली लिखते हैं सेलेक्ट, अगर आप लिखें काउंट, ब्रैकेट में जाके यदि आपने स्टेटस या कोई भी सपोज फील्ड, हमने स्टेटस को ही ले लिया, इसे हम लिख दें और उसके बाद में हम लिख दें फ्रॉम सप्लायर, तो ये क्या करेगा, स्टेटस को सिलेक्ट करेगा, इसमें देखेगा ये नल है, इसको इग्नोर करेगा, सो काउंट करेगा टोटल 4 रोज को। लेकिन यहीं पे यदि आप लिखते सेलेक्ट एंड अगर आप लिख देते काउंट स्टार एंड इसके बाद में यदि आप लिखते फ्रॉम सप्लायर, तो फिर ये क्या करता है, चाहे नल हो या ना हो, ये दोनों कॉलम को सिलेक्ट करता है, फिर इनकी जितनी भी रोज होती कॉमनली सबको क्या करता है, ये काउंट करता और उसकी बेसिस पे आपको आंसर 5 रिटर्न कर देता। सो दीज आर द डिफरेंसेस बेसिकली, एंड आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अगला हमारा क्वेश्चन है दैट यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं एक्चुअली, ये एक एक करके इन्हें भी देखते हैं। सो द फर्स्ट इज सेइंग दैट एन एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म्स ए कैलकुलेशन ऑन डैश एंड रिटर्न से सिंगल वैल्यू। तो अभी हमने देखा कि एग्रीगेट फंक्शन मतलब मल्टीपल रो फंक्शन जो कि क्या करता है, मल्टीपल रोज को कैलकुलेट करता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, देन आपको आंसर रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू। सेकंड इज सेइंग दैट द एसक्यूएल फंक्शन दैट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द
first occurrence of substring is called what? So this is actually your instr. So instring फंक्शन होता है जो बेसिकली कोई भी स्ट्रिंग इसके अंदर आप पास करें, जैसे instr है, यहाँ पे अगर हमने लिखा हेलो तो और यहाँ पे अगर हमने से फॉर एग्जांपल कैरेक्टर ई को पास कर दिया तो ई की जो फर्स्ट ऑकरेंस है उसको ये डिस्प्ले कर देगा, तो इसका जैसे आंसर आ जाएगा 2. सो instr इज द आंसर. देन द टू रिमूव ए कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ ए स्ट्रिंग, वेल हम जानते हैं, हमने पहले भी देखा है कि इसके लिए हम ट्रिम मेथड का इस्तेमाल करते हैं. पहली बात तो ये कि ट्रिम जो होता है वो दोनों साइड से कैरेक्टर को या स्पेसेस को रिमूव कर सकता है, लेकिन राइट साइड से अगर आपको स्ट्रिंग किसी कैरेक्टर को रिमूव करना है देन वी टेक द हेल्प ऑफ आर ट्रिम. सिमिलरली वी हैव एल ट्रिम जो लेफ्ट साइड से जो किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिमूव कर सकता है. अगला जो ब्लैंक है दैट इज डैश क्लॉज इज actually used to collect those rows that have the same values in the specified column. We all know that कि इसके लिए जो हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं that is your distinct keyword. तो आप हमेशा लिखते हैं select distinct name. तो वहां पर क्या होता है, जो डुप्लीकेट नेम्स होते हैं उनको वो काउंट नहीं करता या ऑपरेशन में शामिल नहीं करता. So distinct is the answer. अगला क्वेश्चन है to sort the rows of the result table. We all know that it is actually your order by clause. So this is how we can understand answer of all these questions. अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं. Here it is asking that what is the purpose of following clause in select statement. Means having clause का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं और order by clause का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं. Having clause हमने पहले भी देखा है कि actually it is always used with your group by clause. Filter the records written by group by. Alright. Now having clause को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, पोस्ट फिल्टर के नाम से जानते हैं. पोस्ट फिल्टर का मतलब क्या है, इनिशियली सपोज आपके पास में आपके टेबल में 4 रोज थी, या मैं इसे 5 रोज कर देता हूं. अब आपने यहां पर ग्रुप बाई क्लॉज का इस्तेमाल किया तो ग्रुप बाई क्लॉज ने टोटली इन्हें क्या कर दिया, कंबाइन किया, ग्रुपिंग किया और 3 रोज फाइनली इसने रिटर्न कर दिया. फर्दर आप चाहते हैं कि जो 3 रोज जनरेट हुई या समरी जो आपका जनरेट हुआ, फर्दर पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से कंडीशनल अप्लाई करके हम इसे फिल्टर करना चाहते हैं, तो हम वहां पे हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं. हैविंग क्या करता है, ग्रुप बाई से जो फिल्टर्ड रिकॉर्ड होते हैं उस पे पोस्ट फिल्टर अप्लाई करता है या पोस्ट उसे फिल्टर करता है एंड इसकी बेसिस पे कंडीशन के अकॉर्ड सपोज वो 2 रोज को रिटर्न करता है. 2 का मतलब हमेशा 2 ऐसा नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया. So this is what the purpose of actually your having clause. और इसी को मैंने theoretically यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं. मैं एक बार प्रैक्टिकली आपको MySQL क्लाइंट में लेके चलता हूँ और वहां इसे डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ. ऑलराइट, सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन आई हैव ओपन माय MySQL क्लाइंट. मैं सबसे पहले शो टेबल्स करके मेरे पास जो टेबल्स उन्हें चेक कर लेता हूँ. सो क्लाइंट इज द टेबल देयर. सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको डिस्प्ले करता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट. नाउ आफ्टर दैट आप देखिए यहाँ पर कुछ हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं क्लाइंट की. अब सिटी वाइज मुझे इनकी ग्रुपिंग करनी, तो सबसे पहले मैं ग्रुप बाई क्लॉज लगाता हूं. इसके लिए मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूं. सो यू ऑल कैन सी आई हैव रिटन दैट सेलेक्ट सिटी एंड देन काउंट करो आप नेम्स को सिटी वाइज और ग्रुप कर दो सिटी वाइज और उसके बाद में इसे डिस्प्ले करो. तो अब आप देखें यहाँ पर ये मुंबई, मैद्रास, कोलकाता सबका रिजल्ट काउंट करके नेम को दिखा रहा है. ना इसके बाद में हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि नाउ ये जो ग्रुपिंग हुई है हमें केवल उन रिकॉर्ड्स को दिखाना है आफ्टर ग्रुपिंग जिनका काउंटिंग 1 के इक्वल है. तो अगर ऐसी सिचुएशन होती तो जब हम ग्रुप बाई करते उसके बाद फर्दर रिजल्ट को फिल्टर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हैविंग, और हम यहाँ पे फिर से एक्सप्रेशन डालते हैं कि जो हमने काउंट किया हमारे नेम को इट शुड बी एक्चुअली इक्वल टू 1, तब आप उसे डिस्प्ले करो. तो अब अगर आप देखें तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे 1 वाले आ रहे हैं. सो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ योर हैविंग क्लॉज. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने थ्योरेटिकली इसे मेंशन किया, आप प्लीज इसे देख लें. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज की. सो इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड दैट ऑर्डर बाय क्लॉज जो होता है दैट इज एक्चुअली यूज्ड टू यू कैन से फॉर सॉर्टिंग डेटा. सॉर्टिंग इन द सेंस, मैं इसका कलर चेंज कर लूं, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करना. बाय डिफॉल्ट हमेशा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ही डिस्प्ले किया जाता है. ये इसका सिंटैक्स आप यहाँ से नोट कर सकते हैं. ऑब्वियसली सिलेक्ट लेंगे, फील्ड नेम्स लेंगे, एग्रीगेट फंक्शन है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो भी ठीक है, ये जरूरी नहीं है.
देन फ्रॉम, देन वेयर क्लॉज डेटा फिल्टर करने के लिए, और उसके बाद जो भी रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे किसी फील्ड के आधार पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो ऑर्डर बाय क्लॉज हम लास्ट में लेते हैं। इसे भी चलिए एक बार हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो दिस इज माय MySQL क्लाइंट। सो जब मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट किया, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर बाय और मैंने सिर्फ फील्ड का नाम दिया नेम, एंड इसके बाद अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो रिजल्ट देखें, आपका ये ऑर्डर बाय क्लॉज में अरेंज हो चुका है नेम जो है। और यहीं पर अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे दिखाना चाहते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही होता है, तो आप कुछ इस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते, आपको सिर्फ DESC कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस ऑर्डर बाय क्लॉज, इसे हम समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट राइट द नेम ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस। सो द फर्स्ट इज सेइंग दैट डिस्प्ले द डे लाइक मंडे ट्यूसडे फ्रॉम द डेट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। वेल, हमें फंक्शन का नाम बताना है इस तरह से रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। सो किसी भी पर्टिकुलर डेट के डे नेम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम डे नेम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अगर इसके सिंटेक्स की हम बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जैसे हमने लिखा सेलेक्ट, हमने दिया डे नेम और ये बोल रहा है कि 15 अगस्त 1947, तो हम सिंगल कोटेशन मार्क में डालेंगे 1947-08 देन से 15 एंड सेमीकोलन डाल के आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो आई गेस इसका जो आंसर है, जब हमने इसे किया था तो इट वाज कमिंग फ्राइडे, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। सो ओवरऑल दिस इज व्हाट योर डे नेम फंक्शन। एंड इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट to display the specified number of characters from a particular position of the given string. It is saying that कि किसी particular position से particular number of characters को extract करना किसी दिए हुए string से, इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं that is called substr। इसे ही हम mid के नाम से भी जानते हैं और इसे ही हम substring के नाम से भी जानते हैं। तीनों का काम एक ही है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा substring, या आप इसे substr कर लीजिए क्योंकि ज्यादातर हम substr ही करते हैं। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया टेक टिप नाउ, कॉमा डाल के मैंने बोला सेकंड पोजीशन से 2 कैरेक्टर्स को आप डिस्प्ले कर दीजिए। अब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो TECH, तो सेकंड में E है, थर्ड में C है, क्योंकि 2 ही कैरेक्टर डिस्प्ले करने हैं, तो इसका जो आंसर होगा इट विल बी लाइक EC। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, एंड इसकी मदद से हमें डे नेम और substr समझ में आया। अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि कंसीडर द टेबल सप्लायर गिवन बिलो एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट फॉर गिवन SQL कमांड। वेल, हमें यहाँ पे लिखा है इट इज सेलेक्ट एवरेज स्टेटस फ्रॉम द सप्लायर। सो एग्रीगेट फंक्शन एवरेज है जो हमारे ओवरऑल स्टेटस का एवरेज आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पर ये एक्चुअली क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आपको ये दिमाग में रहे कि कोई भी आप एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा ड्यूरिंग कैलकुलेशन क्या करता है, नल को इग्नोर करता है, या नल को इंक्लूड भी करेगा तो उसका कोई फर्क उसके आंसर में नहीं आता। इग्नोर इन द सेंस कि वो उसे कंसीडर करता है बट उसका ऑपरेशन में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट होने से फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ये एवरेज निकालना है तो ये क्या करेगा, टोटल काउंट करेगा, देयर आर 5 रोज, और एवरेज में टोटल करेगा 30 10 40 40 80 प्लस 30 110। सो जब ये आंसर रिटर्न करेगा सो दिस विल बी लाइक 210। सो दिस व्हाट द आंसर, नॉट 200, सॉरी इट इज 22। सो ये बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट कंसीडर द टेबल स्कूल एंड राइट क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। ये हमारा स्कूल टेबल है, इसके लिए हमें क्वेरी लिखनी है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच हाउस। पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे आप, इट इज सेइंग दैट इन ईच हाउस। सो लाइक पहले हमने बोला कि कहीं पे भी हाउस वाइज या डिपार्टमेंट वाइज लिखा है मतलब सीधी सी बात है, वहां पे ग्रुप बाई आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब हमें काउंट करने हैं स्टूडेंट्स हाउस वाइज और उन्हें डिस्प्ले करना है, बट क्राइटेरिया दिया है वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन 2। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप लेंगे सेलेक्ट, चूंकि यहाँ पे हमको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पे जैसे नेम ले लेते हैं। हाउस वाइज है तो हम बेटर होगा कि हाउस को भी यहाँ पे ले लें। ऑब्वियसली द नेम ऑफ टेबल दैट इज योर स्कूल, बट ये बोलता है कि जहां पर जो रिजल्ट आएगा कि जब ये आंसर रिटर्न करेगा तो जो काउंट ऑफ नेम है इट शुड बी एक्चुअली ग्रेटर देन व्हाट 2।
सो पहले तो आप यहाँ पे लगाइए ग्रुप बाई, हमने ग्रुप बाई किया हाउस के अकॉर्डिंग, एंड फर्दर इसे फिल्टर करने के लिए लिख दिया हैविंग दैट काउंट ऑफ नेम इट शुड बी मोर देन व्हाट यू टू। सो ये हमारा हो गया क्वेरी इस क्वेश्चन के लिए जो अभी हमने देखा। नाउ द नेक्स्ट इज सेइंग दैट द डिस्प्ले द एवरेज परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। नाउ एवरेज परसेंटेज मतलब यहाँ पे हम एग्रीगेट फंक्शन एवीजी लेंगे, चूंकि हमें परसेंट का एवरेज निकालना है तो वी कैन राइट दिस परसेंट। हमें इसे सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट एवरेज परसेंटेज फ्रॉम माई टेबल नेम अगेन इज स्कूल, बट ये बोल रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स की बेसिस पे, तो अगेन यहाँ पे हम लगाएंगे ग्रुप बाई, चूंकि जेंडर की बेसिस पे इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे जेंडर। तो ये क्वेरी आप एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर आपको जेंडर डिस्प्ले करना है तो कॉमा लगा के आप यहाँ पे जेंडर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Then it is saying that the display the minimum percentage secured by the student of class 10. तो ओवरऑल परसेंटेज जो सबसे मिनिमम है वो आपको दिखाना है। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं सेलेक्ट, देन इसके बाद आप लिखेंगे मिन ऑफ योर परसेंटेज। आई एम सॉरी यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूँ। यू कैन सिंपली राइट फ्रॉम योर टेबल नेम दैट इज व्हाट योर स्कूल, एंड दैट्स इट। जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे आप देखेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई इन 3 क्वेश्चंस की जहां पे फिर से हमने एग्रीगेट फंक्शन का प्रयोग किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट कैन वी यूज वेयर क्लॉज आफ्टर ग्रुप बाय क्लॉज, नेम द क्लॉज व्हिच इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटन बाय द ग्रुप बाय क्लॉज। हम जानते हैं कि जैसे देखिए वेयर क्लॉज जो होता है इसे हम प्री फिल्टर के नाम से जानते हैं, और एक क्लॉज होता है मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा उसका नाम दैट इज योर हैविंग क्लॉज। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा इसे हम पोस्ट फिल्टर के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है ग्रुप बाई की। क्या ग्रुप बाई के पहले जो वेयर क्लॉज होता है उसे बाद में लिया जा सकता है? सो आंसर इज नो, बिकॉज वेयर क्लॉज जो होता है, सपोज ये हमारा डेटा है, इसको हमने पहले कंडीशन लगा के फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद हम इस पे ग्रुप बाई क्लॉज इस्तेमाल करते हैं, देन इसके बाद जो आंसर आता है उसको फर्दर फिल्टर करने के लिए हम हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पर ये वेयर क्लॉज है और यहाँ पर ये हैविंग क्लॉज है, हम इनको इंटरचेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ग्रुप बाई के बाद में आप कभी भी वेयर क्लॉज को नहीं ले सकते। तो जो ये क्वेश्चन है कैन वी यूज वेयर क्लॉज, सो नो। हाँ, इसकी जगह में ग्रुप बाई के जो डेटा है उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, फर्दर फिल्टर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हैविंग क्लॉज का। सो दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नाउ इट इज आस्किंग दैट काउंट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सो वी ऑल नो दैट इट इज एग्रीगेट फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज सेइंग दैट कीवर्ड दैट हेल्प्स इन रिमूविंग डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। वी ऑल नो दैट डिस्टिंक्ट इज द कीवर्ड। सो अगेन इट इज क्वाइट इजी, आई डोंट थिंक कि इसमें हमें स्ट्रेस देने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे ये बोलता है दैट कंसीडर द टेबल आइटम एंड राइट क्वेरीज यूजिंग एसक्यूएल फंक्शंस फॉर द फॉलोइंग। सो अगेन ये आइटम टेबल है, इन क्वेरीज के लिए हमें कौन से फंक्शंस इस्तेमाल करने हैं या उनका इस्तेमाल करते हुए हमें क्वेरी लिखना है। फर्स्ट इज सेइंग दैट द डिस्प्ले द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ द आइटम नेम। फर्स्ट 3 कैरेक्टर इन द सेंस देयर इज अ टेक्स्ट फंक्शन कॉल्ड लेफ्ट। हम यहाँ पे लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम पास कर देंगे हमारे आइटम नेम को। हमें मेंशन करना है, चूंकि 3 कैरेक्टर है इसलिए कॉमा लगा के सेकेंड आर्गुमेंट हमारा 3 हो जाएगा। और इस तरह से जब आप सेलेक्ट लिखेंगे देन मेंशन कर देंगे इसके टेबल का नाम दैट इज योर आइटम, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सो दिस इज अबाउट योर लेफ्ट मेथड, इसलिए ये क्वेश्चन हमने दिया। अगला क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट डिस्प्ले द मंथ नेम ऑफ द स्टॉक डेट। सो मंथ नेम किसी भी डेट का प्राप्त करने के लिए हम मंथ नेम नाम से ही मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि यहाँ पे स्टॉक डेट की बात आ रही है तो हम लिखेंगे मंथ नेम स्टॉक डेट। टेबल का नाम फिर से हमने लिया यहाँ पे आइटम, और जाहिर सी बात है बिना सेलेक्ट के तो डिस्प्ले होगा नहीं, इसलिए हम लिख देंगे सेमीकोलन। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर दिस सेकंड क्वेरी। अगली जो थर्ड क्वेरी है दैट डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ द होल स्टॉक, मतलब जितना भी स्टॉक है उसका ग्रैंड टोटल करके डिस्प्ले कर दो। तो सम यहाँ पे लगाएंगे, हमें चूंकि प्राइस का ग्रैंड सम निकालना है इसलिए हम प्राइस लिखेंगे। टेबल का नाम ऑब्वियसली हमारा
आइटम होगा एंड यहाँ पे हम लिख देंगे सेलेक्ट एंड इसके बाद सेमीकोलन। सो दैट्स इट। ये हमारा इस क्वेरी को इस तरह से लिखेंगे एंड इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दैट इज डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल दी स्टॉक। आई मीन दीज आर एक्चुअली आइटम, दीज आर आइटम टेबल क्योंकि हमने यहाँ पे आइटम लिया हुआ है। सो एवरेज प्राइस अगेन, सो वी ऑल नो दैट एवीजी इज देयर, जहाँ पे कि हम प्राइस को पास करेंगे, फ्रॉम लगाएंगे, देन आइटम लिख देंगे। इट्स ऑल इजी for you all to understand. So this is the query and the final is what? Display all the price rounded off up to 2 decimal points. This is my price. यहाँ पे ये dash हो गया है गलती से, it is actually decimal point. So round करने के लिए we all know that there is a method called round. हम यहाँ पे price को पास करते हैं, जिस वैल्यू को हमें राउंड करना है उसे पहले लेते हैं, कॉमा लगा के कितने डिजिट से राउंड अप करना है वो हम स्पेसिफाई करते हैं। हमने यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट, चूंकि हम प्राइस को ले रहे हैं आइटम टेबल से तो हमें लिखना होगा आइटम। तो जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी द रिजल्ट वुड बी लाइक 11,500.58 31,000.67, ये ऑलरेडी वैसे ही है, देन 25,000.62 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इन सारे क्वेरीज का आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज सेइंग दैट डिस्प्ले द पर्पस ऑफ काउंट स्टार। नाउ हमने जब काउंट और काउंट स्टार के बारे में डिस्कस किया तो वहां पे हमने इसे ऑलरेडी अच्छे से समझ लिया है। सो आई गेस अब हमें इसे दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। हाँ, इस लाइन को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं थ्योरेटिकली लिखने के लिए, और ये इसका एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नाउ हियर इट इज आस्किंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। अभी प्रीवियस जो कुछ क्वेश्चंस आए थे वहां पे हमने इसे समझा कि वेयर और हैविंग का डिफरेंस क्या है, हम इन्हें इंटरचेंज नहीं कर सकते। वेयर हमेशा ग्रुप बाई के पहले होता है, हैविंग उसके बाद होता है। वेयर इज कंसीडर्ड एज द प्री फिल्टर एंड हैविंग इज कंसीडर्ड एज पोस्ट फिल्टर। वेयर क्लॉज जो होता है इसका इस्तेमाल आप सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट इन सब के साथ कर सकते हैं, जबकि हैविंग क्लॉज जो होता है वो केवल सेलेक्ट के साथ होता है। और जब आप सेलेक्ट लेते हैं तो हमेशा वहां पे जब ग्रुप बाई क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं उसके बगैर तो कभी भी हैविंग को आप ले ही नहीं सकते। जबकि ये जो वेयर क्लॉज है ग्रुप बाई हो या ना हो आपके सेलेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेलेक्ट स्टेटमेंट आपने लिया है और ग्रुप बाई आपने नहीं लिया तो हैविंग आप नहीं ले सकते। सो दीज आर दी डिफरेंसेस। और अगली बात ये कि वेयर क्लॉज में कभी भी एग्रीगेट फंक्शन जैसे सम, एवरेज, मैक्सिमम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन हैविंग क्लॉज में आप एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमेंबर ऑलवेज कि जो मल्टीपल रो फंक्शंस हैं या जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं उन्हें आप या तो हैविंग क्लॉज में लेते हैं या ग्रुप बाई क्लॉज में लेते हैं। ये दो ही एरिया हैं जहां पे ज्यादातर इनका इस्तेमाल होता है। वेयर क्लॉज, प्री फिल्टर, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एंड द लास्ट इज सेइंग दैट कि वेयर क्लॉज जो रहता है ये सिंगल एक एक रो को ये क्या करता है उसके ऊपर अपने फिल्टर को या कंडीशन को अप्लाई करके डेटा फिल्टर करता है, जबकि ये जो ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं जो ग्रुप बाई से जनरेट होते हैं उनको ये फर्दर फिल्टर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर दी डिफरेंसेस एंड अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट कंसीडर दिस हॉस्पिटल टेबल एंड इसकी बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उसके जो ऑप्शंस हैं उसमें से करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये एक हॉस्पिटल टेबल है और इसका आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। सो आप बताएं कि ये कौन सी सही क्वेरी है। आप ध्यान दें इनका दोनों का नाम एस से शुरू होता है। So you can say this is my Sarita and this is what your Shilpa. Now Sarita belongs to ENT and Shilpa also belongs to ENT. इसका मतलब ये स्टार तो यहाँ होगा ही नहीं क्योंकि हम सिर्फ नेम को डिस्प्ले करना है। Now it is saying that यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट इक्वल टू ENT और जेंडर इक्वल टू F। तो और तो होगा नहीं क्योंकि अगर ये और हो जाता तो जेंडर F में सुमन भी थी वो भी डिस्प्ले हो जाता है। इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है सेलेक्ट नेम फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू ENT, यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क बंद हो रहा है, एंड जेंडर इक्वल टू F, दिस इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में इस केस स्टडी के। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट एप्रोप्रिएट SQL कमांड टू डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द मेल कैंडिडेट्स विद देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर। वेल, सबसे पहली बात सेलेक्ट नेम एंड डिपार्टमेंट इज एब्सोल्युटली ओके, फ्रॉम दी हॉस्पिटल तक बिल्कुल सही है। कंडीशन बोलता है कि ऑल दी मेल कैंडिडेट्स, सो इज तो कभी भी होगा नहीं क्योंकि इज हम नल के साथ इस्तेमाल करते हैं।
तो जेंडर इक्वल टू मेल और जेंडर इक्वल टू मेल ये दोनों ही आएंगे, क्योंकि अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले सेलेक्ट, देन वेयर, एंड वेयर के बाद में जो है हम ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिस ऑन दैट फैक्ट ये पहला और जो आपका लास्ट ऑप्शन और जो पहला ऑप्शन है ये दोनों ही यहाँ से नेग्लेक्ट होंगे, बचे ये दोनों। तो इसमें आप देखें यहाँ पे एंड लगा के ऑर्डर बाय डाला, ये कभी भी नहीं होता। हम सीधे वेयर के बाद में बिना एंड के या किसी ऑपरेटर के सीधे हम लिखते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ हियर इट इज सेइंग दैट write appropriate SQL command to display total number of patient with their department name. Total number of patient with their department name मतलब group by clause का इस्तेमाल होगा। तो select then group by. So C और D इन दोनों में से कोई एक होगा। चूंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट की बात कर रहा है, मतलब इट्स टॉकिंग अबाउट काउंट, राइट। टोटल ग्रुप हर एक डिपार्टमेंट में कितने पेशेंट है। सो यहाँ पे काउंट मेथड का इस्तेमाल होगा, सो दैट वी कैन से ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज सेइंग दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ कोड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल वेयर नेम लाइक S% एंड द डिपार्टमेंट इज सर्जरी और ENT। इट इज क्लियरली सेइंग एंड, मतलब S से शुरू भी होगा और सर्जरी और ENT होगा। हियर इट इज सेइंग दैट स्टार, तो ये जो पहले दो ऑप्शंस हैं ये तो होंगे ही नहीं, स्टार मतलब सारी फील्ड्स हो गई। एंड चूंकि सर्जरी और ENT की बात कर रहे हो और नाम ऐसे शुरू होना चाहिए, तो आरुष भी नहीं आएगा क्योंकि एंड लगा हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब यहाँ पर ये फिर बोलता है कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, he wants to update the charges of cardiology to 1200 and for this he wrote what update charges from hospital set charges equal to 12। लेकिन उसको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का ही आपको चार्जेस को 1200 करना है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे वेयर क्लॉज तो लगा नहीं है, तो आंसर अगर आप देखें तो पहला भी नहीं होगा। सेट इक्वल टू चार्जेस इक्वल टू 1200 कभी भी नहीं होता है। सेट इक्वल टू चार्जेस 1200 होगा, लेकिन यहाँ पे हैविंग लगा हुआ है, जो कि कभी भी डेटा नॉर्मल डेटा फिल्टर करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। वेयर क्लॉज वाला तो केवल सी ऑप्शन बचता है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज update hospital set charges equal to 1200 where department equal to cardiology। so this is how we can get the answer। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगेन इट इज आस्किंग दैट कि ये कुछ टेक्स्ट फंक्शंस हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। हमने देखा ट्रिम है जो कैरेक्टर्स रिमूव करने के लिए इधर लेफ्ट साइड से या राइट साइड से या दोनों साइड से ट्रिम का इस्तेमाल होगा। इन स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग की फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ पे है उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए, और सब str होता है कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से किसी सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी पोजीशन से किसी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना है, उसके लिए सब स्ट्रिंग होता है। और लेफ्ट जो होता है लेफ्ट साइड या फर्स्ट नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स किसी स्ट्रिंग के होते हैं उन्हें डिस्प्ले करने के लिए। हम ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो थ्योरेटिकली एक बार मैं स्क्रीन में बता दूं। दिस इज अबाउट योर सब स्ट्रिंग, दीज आर दी सिंटेक्स। हमने कई दफा इसका प्रैक्टिस किया इसलिए मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, आप स्क्रीन पॉज करके इसे देख सकते हैं। देन वी हैव लेफ्ट मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। देन INSTR इज देयर एंड देन दिस इज योर ट्रिम मेथड। सो अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ predict the output of these SQL queries। so the first is saying that select day। नाउ ये डेट दी हुई है, सो डे मेथड हमेशा नंबर के फॉर्म में डे पार्ट को एक्सेप्ट करता है। सो 26 इज द डे, सो द आंसर विल बी 26 फॉर दिस क्वेश्चन। राउंड हमने ऑलरेडी पढ़ा, सो राउंड मेथड, अब चूंकि यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब होता है नियरेस्ट 10। जब -1 है तो नियरेस्ट 10, अगर ये -2 होता तो नियरेस्ट 100 हो जाता। सो नियरेस्ट 10 अगर आप देखें 218 का, बिकॉज ये 0.89 है तो आगे बढ़ेगा। सो दिस विल बी डेफिनेटली योर 220 इज करेक्ट। सेलेक्ट पावर 3 का पावर 4 आप कैलकुलेट करेंगे सो 81 आ जाएगा। देन मिड, वी ऑल नो दैट इट इज द अनदर नेम ऑफ योर सब str। तो टेक टिप नाउ में थर्ड पोजीशन मतलब 1 2 3 C के बाद 4 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करो। C के बाद मतलब C को इंक्लूड करते हुए, तो 1 2 3 4, so it is CHTI, so the answer is CSTI। Then the length method, we all know total number of characters,
So there are 4 for 8 to 10. So the answer will be 10. So this is how we can get or predict answer of all these queries. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. Now here it is saying that list 5 single row functions. All the numeric functions, all the text functions and all the date functions are called single row function. We all know that mod is there, power is there. टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा मिड इज देयर. आई मीन मिड का मतलब हम सब एसटीआर की बात कर रहे हैं. INSTR is there. Similarly, we have lower, we have left, we have upper, we have right. So all these are text functions. And date में अगर हम बात करें तो day is there, year is there, month is there, month name is there, etc. So इस तरह से बहुत सारे हैं जिनमें से आप जो चाहें इनमें से लिख सकते हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. Now here it is asking that for given table library, display author of employee and the position of character E in author present. So यहाँ पर हमको पोजीशन बतानी है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर की इस फील्ड ऑथर से. सो ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग की पोजीशन स्पेसिफाई करना, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं INSTR. टेबल का नाम फील्ड का नाम जो है ऑथर है एंड जिस कैरेक्टर को फाइंड करना है दैट इज योर E. एंड इसके बाद हम लिखते हैं सेलेक्ट एंड द नेम ऑफ माय टेबल इज लाइब्रेरी. जैसे ही आप इसे लिख के एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे चूंकि पहले में तो कोई E नहीं है तो 0 आएगा. सेकंड में थर्ड पोजीशन है, यू कैन सी फ्रेंच में ये थर्ड है. देन थर्ड में फिर कोई नहीं है तो 0 होगा, यहाँ कोई पोजीशन पे E नहीं है. देन नेक्स्ट इफ यू सी देन इट इज फिफ्थ नंबर. सो दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर. Now the next is saying that list the day of DOP for all the books which price is more than 200. It is saying that कि जो date of purchase है उसका day part extract करना है. तो अभी हमने आउटपुट प्रेडिक्ट किया था, अब हमें इसे क्वेरी का रूप देना है. तो day then ब्रैकेट में DOP from my table name that is your library and obviously we have to select it. कंडीशन दे रहा है कि जहां पे प्राइस जो है इट इज ग्रेटर देन 200. सो वी कैन राइट ग्रेटर देन 200. जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा. आगे बढ़ते हैं. इफ इट्स वैल्यू स्टार्ट विद द लेटर D, स्मॉल लेटर्स में डेटा को डिस्प्ले करना है सो वी हैव लोअर या एल केस आप ले सकते हैं. एंड इसके अंदर में ऑब्वियसली चूंकि फील्ड हमारी है टाइप तो हम इसे लेंगे. हमको इसे डिस्प्ले करना है, इसे सेलेक्ट किस टेबल से करना है, ऑब्वियसली आवर लाइब्रेरी. एंड इसके बाद फर्दर ये बोल रहा है कि जिनका टाइप का नाम D से शुरू होता है तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे वेयर द नेम ऑफ टाइप या टाइप लाइक यू कैन से व्हाट ब्रैकेट D से शुरू होगा सो D और उसके बाद कुछ भी हो सकता है दैट मीन्स परसेंटेज. एंड इसके बाद आप इस सेमीकोलन का लगा दीजिए. जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा इस क्वेरी का. Now the next is saying if the length of title is greater than 12, then fetch the substring starting from position 7 till the end. So यहाँ पर अब ये बोल रहा है कि हमारे को एक स्ट्रिंग से एक पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है. So इसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर substr एंड द फील्ड का नाम है दैट इज योर टाइटल. पोजीशन बता रहा है कि 7th पोजीशन से आपको स्टार्ट करना है और एंड तक जाना है तो फिर कॉमा लगा के नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट देन आप लिखेंगे फ्रॉम माय टेबल नेम इज व्हाट योर लाइब्रेरी. तो चलिए एक बार इसे मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ. दिस इज माई MySQL. चूंकि मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट टेबल है तो मैं इस टेबल पे substr लगाता हूँ एंड इसके ब्रैकेट में मैं पास कर देता हूँ मेरे नेम को एंड कॉमा लगा के मैं 8th पोजीशन पास करता हूँ. चूंकि यहाँ पे 7 है मैं इसे चलिए 7 ही कर देता हूँ. सेमीकोलन डालिए, आई मीन फ्रॉम लेके पहले टेबल का नाम देंगे. क्लाइंट के बाद में हम सेमीकोलन डाल के जब आप एग्जीक्यूट करेंगे यू ऑल कैन नोटिस कि 8th पोजीशन लाइक इवान बेरोस जो है उसका 8th पोजीशन यहाँ A से स्टार्ट हो रहा है. सिमिलरली वंदना सेतवाल की अगर आप बात करें तो अगेन इसकी जो पोजीशन है वो A से स्टार्ट हो रही है. तो इस तरह से 8 पोजीशन से लेकर एंड तक ये सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कर. दिस इज हाउ वी कैन गेट आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस. सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर इट इज सेइंग व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज. वी ऑल नो दैट कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड्स रहता है उसको समराइज करने के लिए ग्रुप बाय क्लॉज हम इस्तेमाल करते हैं.
कोई भी पर्टिकुलर फील्ड है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे A B और इसमें यहाँ पे सपोज इसका सैलरी है अलग अलग अमाउंट में। हमको डिपार्टमेंट वाइज जैसे A की सैलरी कितनी है टोटल, तो A का 3 वैल्यू है, तो इन तीनों की जो वैल्यू होगी उसका टोटल फाइंड करना और ग्रैंड टोटल को यहाँ पे डिस्प्ले करना। सिमिलरली B का ग्रैंड टोटल डिस्प्ले करना, मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड की, जैसे डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर फील्ड है, उसकी आइडेंटिकल वैल्यूज को लेना और उससे रिलेटेड डेटा को एग्रीगेट करके डिस्प्ले करवाने का काम हमारे ग्रुप बाय क्लॉज का होता है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द पर्पस। तो कहीं ना कहीं समरी जनरेट करना, हमने कई दफा इसकी प्रैक्टिस अभी कर ली है। आगे बढ़ते हैं। Now it is asking that what are different type of SQL functions. So basically दो categories हैं, we all know, one is single row function, second is what your multiple row function. Single row जिसमें हम अभी हमने देखा text functions, numerical function, datetime functions को रखते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिंगल रो मतलब हर एक रो को ये ऑपरेट करेगा और उसकी बेसिस पे उतने ही नंबर ऑफ रोज को ये रिटर्न करता है। जबकि मल्टीपल रो फंक्शन जो रहता है, जितने भी रोज को आप इसमें इनपुट कराएं, फाइनली एक सिंगल आंसर या सिंगल रो ये रिटर्न करता है। और ज्यादातर यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल किया जाता है सिंगल मल्टीपल रो फंक्शन में, और एग्रीगेट फंक्शन जो होता है वो ग्रुप बाय में इंक्लूड किया जाता है। जबकि सिंगल रो फंक्शन को आप डायरेक्टली सेलेक्ट के साथ या वेयर क्लॉज में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शंस की। Then next is what you want to group the result set based on the sum columns value. Also you want that the grouped result should appear in the sorted order. In which order will you write two clauses? Right, sorting and grouping. देखिए, जो आइडियल स्टेटमेंट का मैं ऑर्डर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट होता है, फिर फ्रॉम होता है, देन वेयर होता है। वेयर के बाद में आप ग्रुप बाय डालते हैं। ग्रुप बाय के बाद अगर हैविंग है तो आप हैविंग लेते हैं, एंड हैविंग के बाद फाइनली आपका क्या होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज होता है। सो ऑर्डर बाय हमेशा एंड के लिए जाता है, इसलिए पहले सॉर्टिंग होगी एंड सॉर्टिंग के बाद आपकी क्या होगी, पहले आपकी ग्रुपिंग होगी एंड ग्रुपिंग के बाद में आप क्या करते हैं, यहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं। ऑलराइट, दिस इज द सीक्वेंस। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो अभी हमने जैसे देखा, मैं वापस MySQL पे चलता हूँ। यहाँ पे अभी हमने एक क्वेरी एग्जीक्यूट की थी, लाइक सेलेक्ट सिटी काउंट नेम फ्रॉम क्लाइंट ग्रुप बाय सिटी हैविंग काउंट दिस। आप एग्जीक्यूट करें तो ये आंसर आ रहा है। अब अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो व्हाट यू कैन डू इज कि सबसे एंड पे यहाँ पे आप लिखते हैं ऑर्डर बाय, स्पेस दे देता हूँ, एंड इसके बाद में हमने डाल दिया नेम। पुट दिस सेमीकोलन, एग्जीक्यूट करें तो यू ऑल कैन सी बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को डिस्प्ले करता है, राइट। लेकिन यही ऑर्डर बाय क्लॉज को अगर मैं सीक्वेंस को यहाँ से हटा दूं, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, तो आप देखेंगे अगर मैं इस ग्रुप बाय के पहले अगर इसे ले लूं एंड इसके बाद यदि आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करें तो ये इट विल प्रोड्यूस यू एरर। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया इसको आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Now here it is saying that predict the output of given SQL commands. Again substr method है, but this time it is number. ध्यान रखें कि जब आप सब स्ट्रिंग मेथड इस्तेमाल करें तो उसके अंदर जो भी वैल्यू हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं, इट इज टेकन और ट्रीटेड एज व्हाट अ स्ट्रिंग। तो उस बेसिस पे थर्ड कैरेक्टर क्या है, इसमें 2 है, और इसको चूंकि केवल एक ही कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है, सो दैट इट विल रिटर्न यू 2। देन इट इज सेइंग सेलेक्ट मंथ नेम करेंट डेट। तो जो भी आज की डेट होगी, लेट सपोज टुडे 1 जून, तो इसका जो मंथ नेम है दैट इज जून, तो ये डिस्प्ले कर देगा। देन INSTR, देन substr, टिक नाउ कंप्यूटर्स, 8,7। नाउ सी substr का काम होता है गिवन स्ट्रिंग से स्पेसिफिक स्ट्रिंग को दिए हुए पोजीशन से एक्सट्रैक्ट करना। तो 8th पोजीशन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, नाउ से 7 कैरेक्टर, सो दिस विल बी NOW स्पेस देन COM। अब यहाँ पर ये बोलेगा फर्दर इसे INSTR करना है, मतलब O को फाइंड करना है। सो O का पहला ऑकरेंस जो है दैट इज सेकंड पोजीशन, इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी ये 2। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। देन सेलेक्ट लेफ्ट। अब ये एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसमें लेफ्ट साइड से फर्स्ट 7 कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7, सो द आंसर विल बी सपोर्ट।
Alright, so these are the most important question which I compiled from my side and I hope कि ये जितने भी questions अभी मैंने आपको करवाए हैं database query using SQL के, इनसे बाहर या इनके बियॉन्ड आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी गुंजाइश बचती है जो बोर्ड एग्जाम में आ जाए. सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली 100% एक्सीलेंसी आने के आपके चांसेस हैं. इन केस अगर आपको फर्दर कोई किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. I'll be more happy to give you the answers. तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कमिंग सेशन में हम फिर से देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क. चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं. मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में. Till then, keep practicing, keep learning and do keep watching my channel. And please don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching this video. Bye bye and take care.